अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम नावल के बेसिक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स मीन वो बिल्डिंग ब्लॉक्स या यूनिट्स जो एक नावल के लिए ज़रूरी होते हैं। हमारे पास 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं एक नावल के: प्लॉट, कैरेक्टर, नैरेटिव पर्सपेक्टिव जिसे व्यू पॉइंट कहा जाता है, सेटिंग और लास्ट हमारे पास थीम है। इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर है। कैरेक्टर मीन किरदार, वो इमेजिनेटिव या फिक्शनल पीपल जो एक नावल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके साथ वाक़यात पेश आते हैं, उनको कैरेक्टर कहा जाता है। तो कैरेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फिक्शन। कैरेक्टर के बगैर कोई भी नावल नहीं हो सकता। प्लॉटलेस नावल पॉसिबल्स होते हैं। कैरेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कैरेक्टर इज़ एनी फिक्शनल और इमेजिनेटिव पर्सन। ये कोई अफसानवी पर्सन होता है और एंटिटी या फिर कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, रोबोट हो सकता है या फिर कोई एलियन भी हो सकता है। इन लिटरेरी वर्क दैट पार्टिसिपेट इन स्टोरी, जो स्टोरी के अंदर पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स डिकन्स के नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशन के कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट है, पिप का कैरेक्टर है, एस्ट्रेला का कैरेक्टर है। इसके अलावा और भी माइनर कैरेक्टर्स होते हैं। और कैरेक्टर को ई एम फॉस्टर ने 2 बेसिक टाइप्स में डिवाइड किया था, फ्लैट कैरेक्टर और राउंड कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर को स्टैटिक कैरेक्टर कहते हैं और राउंड कैरेक्टर को डायनामिक कैरेक्टर कहते हैं। फ्लैट कैरेक्टर चूँकि चेंज नहीं होता इसलिए इसे स्टैटिक कहा जाता है, और राउंड कैरेक्टर नावल के अंदर चेंज होता है, डेवलप होता है, तो इसे हम राउंड कैरेक्टर कहते हैं। फ्लैट कैरेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं: अ फ्लैट कैरेक्टर इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड अ सिंगल आइडिया और क्वालिटी। फ्लैट कैरेक्टर की एक ही क्वालिटी होती है, एक ही ट्रेट होती है। ही इज अनचेंजिंग, स्टैटिक होता है। एट द एंड ऑफ द नॉवल ही इज एसेंशियली व्हाट ही हैज बीन थ्रू आउट, और वो नावल के एंड तक वही रहता है जो वो स्टार्ट में होता है। हिज एवरी रिस्पॉन्स इज प्रेडिक्टेबल, और उसका हर रिस्पॉन्स जो है वो प्रेडिक्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेट एक्सपेक्टेशन के अंदर मिस हवीशम का कैरेक्टर जो है ये एक फ्लैट कैरेक्टर, थ्रू आउट द नावल वो चेंज नहीं होती। उसके बाद राउंड कैरेक्टर है। राउंड कैरेक्टर को 3 डायमेंशनल कैरेक्टर या फिर डायनामिक कैरेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये चेंज होते हैं। इन द नावल जब वो एक्सपीरियंस करता है वो चेंज होता है, आल्टर होता है। हिज रिस्पॉन्स टेक अस बाय सरप्राइज, और उसका रिस्पॉन्स जो है हमें सरप्राइज करता है। इंपॉर्टेंट बात है, एम फॉस्टर ने कहा था कि द टेस्ट ऑफ राउंड कैरेक्टर इज दैट आइदर ही इज कैपेबल ऑफ सरप्राइजिंग अस इन कन्विंसिंग वे, कि अगर आपने टेस्ट करना है कि आपका कैरेक्टर राउंड है या फ्लैट, तो ये चेक करें कि वो आपको सरप्राइज कर रहा है कन्विंसिंग मैनर में। अगर तो वो सरप्राइज करता है तो वो आपका राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर जो है ये 3 डायमेंशनल होता है और इसके सिंगल क्वालिटी नहीं होती, डिफरेंट ट्रेट्स होती हैं, एंड इज मच मोर कम्प्लेक्स, और ये कम्प्लेक्स होता है। आमतौर पर जितने भी प्रोटैगनिस्ट होते हैं या मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे राउंड कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे पिप राउंड कैरेक्टर है। प्रोटैगनिस्ट मीन मेजर कैरेक्टर, वो चीफ कैरेक्टर जिसके गिर्द जो है स्टोरी घूमती है। आमतौर पर इसे हीरो कह सकते हैं, लेकिन हीरो और प्रोटैगनिस्ट के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हीरो आमतौर पर जो है ये मेल कैरेक्टर होता है, और हीरो जो है ये गुड नेचर का होता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट जो है वो विलन भी हो सकता है। जैसे टॉम जोन्स के अंदर जो टॉम का कैरेक्टर है वो एक्चुअली एक विलन का कैरेक्टर है। तो प्रोटैगनिस्ट विलन हो सकता है, बट हीरो इज ऑलवेज हीरो एंड ही इज अ मेल कैरेक्टर। उसके बाद एंटागनिस्ट है। एंटागनिस्ट मीन वो कैरेक्टर होता है जो प्रोटैगनिस्ट को अपोज करता है, मीन उसका काम जो है एक किस्म का विलन की तरह होता है। द एंटागनिस्ट इज ऑफन ए विलन सीकिंग टू फ्रस्ट्रेट हीरोइन और हीरो। जो एंटागनिस्ट है इसका काम जो है वो हीरो या हीरोइन को तंग करना होता है। हमारे पास है प्लॉट। एक कैरेक्टर के साथ जितने भी वाकयात पेश आते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को काज और इफेक्ट की एक लॉजिकल सीक्वेंस में जोड़ देना, एक तरतीब के साथ उनको अरेंज करना, इसको प्लॉट कहा जाता है। प्लॉट और स्टोरी के दरमियान एक डिस्टिंक्शन ई एम फॉस्टर ने क्रिएट किया था। प्लॉट का मतलब होता है कि एक काज और इफेक्ट में इवेंट्स को जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड इन द ग्रीफ, कि बादशाह मरा उसके बाद मलका उसके गम की वजह से मरी, तो ये एक प्लॉट होगा। बट द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड, ये हमारे पास एक स्टोरी है, इसके अंदर कोई काज और इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, सिंपली एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ हमने एक वाकया को पेश किया, तो ये स्टोरी होगी। तो प्लॉट बेसिकली जो है ये अरेंजमेंट ऑफ इवेंट डिज़ाइन टू अराउज क्यूरोसिटी पैदा करने के लिए होते हैं, सस्पेंस पैदा करने के लिए होता है। एन आइडियल प्लॉट लाइन इनकम्प्रेसेस द फॉलोइंग 5 सीक्वेंशियल लेवल। एक आइडियल प्लॉट के अंदर ये 5 सीक्वेंसेस होती हैं। पहली एक्सपोजिशन, उसके बाद राइजिंग एक्शन, मैं आगे इनको डिफाइन करूंगा, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, और इन द लास्ट हमारे पास होता है रेजोल्यूशन। एक्सपोजिशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, या बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है एक्सपोजिशन में। और राइजिंग एक्शन मीन जब कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और उस कन्फ्लिक्ट की वजह से, एक तजाद की वजह से जो है स्टोरी आगे बढ़ती है और सस्पेंस बढ़ता है और स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो ऐसे इवेंट को राइजिंग एक्शन कहते हैं। दीज आर इवेंट्स बिटवीन द इंट्रोडक्शन एंड क्लाइमैक्स। ये एक्सपोजिशन के बाद आता है राइजिंग एक्शन, और ये क्लाइमैक्स से पहले आता है।
उसके बाद है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स वो टर्निंग पॉइंट होता है स्टोरी का जहां स्टोरी एक नया मोड़ लेती है। इन क्लाइमैक्स जो है ये एक स्टोरी का पीक पॉइंट होता है जहां से स्टोरी जो है चेंज होती है, डिनाउंस होती है, फॉल होती है। उसके बाद हमारे पास फॉलिंग एक्शन है। रेजोल्यूशन बिगिंस, यहाँ जो है हालात बदलते हैं। इवेंट्स एंड कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट टू फॉल इनटू, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। दीज आर इवेंट्स बिटवीन क्लाइमैक्स और एंड डिनाउंसमेंट। ये क्लाइमैक्स और डिनाउंसमेंट के दरमियान के इवेंट्स होते हैं। और लास्ट हमारे पास है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कंक्लूजन। इसे फ्रेंच के अंदर डिनाउंसमेंट भी कहा जाता है। फाइनल आउटकम, जब सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, इसको डिनाउंसमेंट कहा जाता है। आप अगर इस वीक के अंदर देखें तो ये सबसे पहले हमारे पास एक्सपोजिशन है जहां हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्टोरी को। उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे कन्फ्लिक्ट बढ़ता है, इसको राइजिंग एक्शन कहते हैं। और यहाँ तक जो है ये राइजिंग एक्शन चलता है, ये पीक पॉइंट है, इसको हम क्लाइमैक्स कह सकते हैं। और फिर हम नीचे आते हैं, ये फॉलिंग एक्शन है, यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं। और इन द एंड ये हमारे पास रेजोल्यूशन या डिनाउंसमेंट है। प्लॉट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये इंसिडेंट इंट्रोड्यूस करवाने के बाद कन्फ्लिक्ट पैदा करना होता है जहाँ से सस्पेंस क्रिएट होता है। कन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है दो फोर्सेस के दरमियान कोई भी तजाद, मीन उनकी लड़ाई, और वो जो है फिजिकल हो सकती है, एथिकल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, सोशल हो सकती है, दो करेक्टर्स के दरमियान हो सकती है। The conflict can be physical, ethical, emotional or social. The conflict can occur between two or more characters who disagree. हम कह सकते हैं कि एक कैरेक्टर की स्ट्रगल अपनी सोल के साथ, फिजिकल लिमिटेशन, चॉइसेस etc, ये उसका कन्फ्लिक्ट होगा। कन्फ्लिक्ट के बाद हमारे पास सेटिंग होती है। द सेटिंग इज द टाइम एंड प्लेस इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस। सेटिंग जो है वो जगह और वक्त है जहाँ स्टोरी जो है दिखाई जाती है। इट इज़ कंसर्न विद टू क्वेश्चन। अगर आप दो क्वेश्चन पूछें तो आपको जो है सेटिंग का पता चल जाता है। व्हेन डिड द नॉवल टेक प्लेस, नॉवल जो है ये कब जो है हो रहा है, मीन ये स्टोरी कब की होगी। वेयर डज द नॉवल टेक प्लेस, और नॉवल जो है किस जगह हो रहा है। फॉर एग्जांपल प्राइड एंड प्रेजुडिस की सेटिंग जो है वो 19th सेंचुरी इंग्लैंड के अंदर रखी गई है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की सेटिंग जो है वो लंदन कैंट के अंदर रखी गई है। और उसके बाद हमारे पास है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है स्टोरी बयान करने वाला कौन है, मीन वो कहानी या नॉवल जो नरेट कर रहा है वो कौन है। पॉइंट ऑफ व्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं द एंगल फ्रॉम विच द स्टोरी इज टोल्ड, वो एंगल जहां से स्टोरी बताई जाती है। और देयर आर सेवरल वेरिएशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन होता है, अगर नरेटर आई, मी और वी का वर्ड यूज कर रहा है तो वो एक्चुअली फर्स्ट पर्सन नरेट कर रहा है, मीन वो मैं या हम कहकर कहानी को बयान करता है। और ये सबसे नेचुरल वे होता है स्टोरी को बयान करने का। उसके बाद है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। थर्ड पर्सन जो है ये वो कहकर कहानी बयान करता है, ही शी इट इस तरह के प्रोनाउन यूज करता है। उसके बाद होता है ऑमनिशेंट थर्ड पर्सन। ऑमनिशेंट थर्ड पर्सन जो है ये एक्चुअली ऐसा नरेटर होता है जिसे सारी हालात का पता होता है। इट इज़ जस्ट लाइक गॉड, मीन ये गॉड की तरह सब कुछ जो है उस कैरेक्टर के बारे में जानता है, उसकी इनर फीलिंग के बारे में, उसके थॉट्स के बारे में, ये सब कुछ बयान करता है। एग्जांपल जैन ऑस्टिन के नॉवल नॉर्थएंगर एबे में जो कैरेक्टर स्टोरी नरेट करता है वो जस्ट ऑमनिशेंट नरेटर होता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है थीम। थीम का मतलब होता है वो सेंट्रल मैसेज जो एक नॉवल के अंदर बयान किया जाता है। ये स्टोरी का मॉरल लेसन भी हम इसे कह सकते हैं, या फिर उसका अंडरलाइंग मीनिंग, मे बी द आथर्स थॉट, और ये आथर की थॉट हो सकती है ऑन द टॉपिक और व्यू ऑफ द ह्यूमन नेचर, इंसान के नेचर के ऊपर। सम कॉमन थीम्स इन इंग्लिश लिटरेचर आर अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, गुड वर्सेस इवल की लड़ाई दिखाई जाती है। सोशल इनइक्वालिटी के ऊपर लिखा जा सकता है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर लिखा जाता है। ये बेसिक थीम होते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइड एंड प्रेजुडिस का थीम जो है वो एक्चुअली ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर है। तो ये नॉवल के बेसिक एलिमेंट्स हैं जो एक नॉवल के लिए ज़रूरी होते हैं, और ये हर नॉवल के अंदर मौजूद होते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।